नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने लेकर आए हैं 11 मई और 12 मई 2024 के करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में। तो 11 मई और 12 मई, 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो दरअसल इस डे को मनाने का उद्देश्य है टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ्स, यानी कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें साइंस के रोल को हाईलाइट करना, साइंस का क्या महत्व है उसको हाईलाइट करना, और साथ साथ टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर साइंस एज एन ऑप्शन फॉर अ करियर, यानी कि करियर को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को एनकरेज करना ताकि वो साइंस को ऑप्ट करें एज अ करियर। और इसी दिन 1998 में भारत का पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसको कि शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसे हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से जानते हैं और मनाते हैं देश भर में। आगे बात करें 12 मई, तो इंटरनेशनल नर्सिस डे, यानी कि 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थडे, यानी कि आज के दिन उनका जन्मदिवस था। और वो कौन थी? शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी। ठीक है। दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेट्स द कंट्रीब्यूशन डन बाय नर्सिस टू सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड। इस दिन को हम जो नर्स होती हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल इंटरनेशनल काउंसिल, मतलब हर साल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ICN है, वो एक क्या बनाता है, वो एक प्रोड्यूस करता है इंटरनेशनल नर्सिस किट। एक किट प्रोड्यूस की जाती है जिससे कि लोगों को एजुकेट किया जा सके और हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको हेल्प किया जा सके ग्लोबली। और हर साल इसका एक अलग थीम रहता है। अब बात करें सन 2024 की, इस साल की, तो इस साल का जो थीम है इंटरनेशनल नर्सिस डे का वो है अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, सेकेंड संडे ऑफ मई के सेकेंड संडे को हम हर साल मनाते हैं मदर्स डे। तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टू ऑनर मदरहुड। ठीक है। और मदर्स डे के जो फाउंडेशन है, इसको जो पहली बार मनाया गया था वो एना जार्विस, इनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था टू सेलिब्रेट द मदर्स डे इन 1907, 1907 में। लेकिन अब अपने देश की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में हम इसे 1914 से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है। तो हमने डेज और डेट्स डिस्कस कर लिए 11 और 12 मई के। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सोनई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि सोनई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हाल ही में खबरों में रहा, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? आसाम, मणिपुर, सिक्किम या उड़ीसा? द करेक्ट आंसर इज आसाम, यानी कि ये आसाम में है। अब देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोनई रूपाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कुछ हो रही थी, जिनको संज्ञान में लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने क्या किया है, जो आसाम के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे मांग की है कि आप हमें ये बताइए कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनके लिए कौन कौन से ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल हैं जिनकी देखरेख में ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जो कि लीगल नहीं है। ठीक है। तो अब ये बात करें सोनई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये 1998 में स्थापित की गई थी और यह सेंचुरी आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज के जस्ट बगल में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली मोहम्मद इद्रिस दिबाई हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? मोहम्मद इद्रिस दिबाई को हाल ही में किस अफ्रीकन देश का राष्ट्रपति चुना गया है? गाबोन, चैड, रवांडा या अंगोला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चैड। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, मोहम्मद इद्रिस दिबाई इतनो, ये क्या है? मिलिट्री डिक्टेटर हैं और अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए हैं चैड के। इन्होंने 2024 का इलेक्शन जीता है। बेसिकली क्या हुआ था, जो इनके फादर थे, जो प्रेसिडेंट थे पहले, इद्रिस दिबाई, उनको कुछ
विरोधियों ने, रेबल्स ने 2021 में मार दिया था। उसके बाद इनको वो पोस्ट दे दी गई थी, तो ये 2021 से इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। ठीक है। जो इनके फादर थे उन्होंने 30 साल तक इस पोस्ट को संभाला एज अ डिक्टेटर, वो डिक्टेटर थे देश के। और अब मोहम्मद इदरिस दिबाई की ये जो जीत हुई है, इससे उनका रूल अगले 6 साल और चलने वाला है, यानी कि टोटल 36 साल इनकी फैमिली से ही क्या हुआ है कि लोग इस पोस्ट को संभालते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंडौन रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। हिंडौन नदी जो हाल ही में खबरों में थी, वह किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या यमुना? ये है ऑप्शन नंबर डी, यमुना की सहायक नदी। देखते हैं इसके बारे में। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है, उसने इंस्ट्रक्ट किया, उसने आदेश दिया है, या कहो कि उसने आदेश देने का आदेश दिया है या इंस्ट्रक्ट किया है उत्तर प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, यूपीपीसीबी को, टू प्रेजेंट एन एडिशनल रिपोर्ट विद इन 2 वीक्स ऑन हिंडन रिवर पॉल्यूशन डिटेलिंग एक्शंस अगेंस्ट पॉल्यूटिंग म्यूनिसिपल बॉडीज। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको निर्देशित किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि एक आप एडिशनल रिपोर्ट तैयार करिए 2 वीक के अंदर अंदर हिंडौन रिवर पॉल्यूशन के ऊपर, और जो चीज़ या जो एक्टिविटीज़ इसके पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रहे हो, इसको लेकर। अब बात करें हिंडौन की, तो हिंडौन एक यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर सहारनपुर से नोएडा के बीच में ट्रेवल करती है। ठीक है। अब जो अर्बन, शहरी एग्रीकल्चरल यानी कि जो खेती बाड़ी से जो वेस्ट होता है वो, और इंडस्ट्रियल जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह से वेस्ट आता है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो नदियां हैं ये दूषित हो रही है। और 2015 में सीपीसीबी ने इसे एक डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया था, जो कि बाथिंग यानी कि नहाने तक के लिए भी सूटेबल नहीं है। पानी पीने की बात तो छोड़ ही दीजिए, नहाने तक के लिए भी ये सूटेबल नहीं है, ये अनफिट है बाथिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होती है, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होती है, उसको टैकल करने के लिए पहला लॉ एडॉप्ट किया है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन, एशियन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन। यानी कि यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला लॉ, फर्स्ट लॉ एडॉप्ट किया है टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखते हैं इसके बारे में। द यूरोपियन यूनियन एडॉप्टेड इट्स फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनसे निपटने के लिए पहला लॉ यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट कर लिया है। अब ये लॉ जो है ये किस किस चीज़ के खिलाफ है? ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के खिलाफ है, फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, उसके खिलाफ है, ऑनलाइन हैरेसमेंट, जो ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जाता है महिलाओं को, उसके खिलाफ है। हालांकि इस लॉ ने अभी एक चीज़ इंक्लूड नहीं की है, कॉमन डेफिनेशन ऑफ रेप। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने इस लॉ को प्रपोज्ड किया था 2022 में, एडॉप्ट कब हुआ है? 2024 में। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ इंडिया इन सोलर पावर जनरेशन? सोलर पावर जनरेशन के रेस्पेक्ट में इंडिया की करंट पोजीशन क्या है? तो इंडिया की जो करंट पोजीशन है वो है 3rd। एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने जापान को क्रॉस करके ये पोजीशन हासिल की है। इससे पहले इंडिया 4th रैंक पर थी। तो एज पर द रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी अंबर जारी करती है। और 2023 में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है, जहाँ पे इंडिया ने जापान को क्रॉस करके बन गया है इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। अब इंडिया ने जो पावर जनरेट की 2023 में वो 113 टेरावाट की है, जबकि जापान ने जो की है वो 110 टेरावाट की है। तो फर्स्ट रैंक पे आता है चाइना, जो कि 584 टेरावाट पावर जनरेट किया उसने। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, और 3rd नंबर पे कौन है? अपना इंडिया। आगे बढ़ते हैं। प्यूसेटिया छपरा जेनेरविन रिसेंटली इन न्यूज़ इज ए। अब ये क्या है? ये कोई चींटी का प्रकार है, कोई स्पाइडर है, कोई बटरफ्लाई है, कि लिजर्ड है? तो ये बेसिकली क्या है? ये एक स्पाइडर है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अतुल बोडखे, जो कि एक दरियापुर बेस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक ग्रीन
लिनक्स स्पाइडर जिसका नाम है प्यूसेटिया छपराज निर्विन, जो कि ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, वहाँ पे ये इसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब जो ये नई स्पेशीज़ है स्पाइडर की, ये डिस्कवर की गई है बबूल के पेड़ की हरी पत्तियों के ऊपर, ठीक है, बबूल के पेड़ की हरी पत्तियों के ऊपर। तो बेसिकली क्वेश्चन था आपसे कि प्यूसेटिया छपराज निर्विन क्या है, ये बेसिकली एक स्पाइडर है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2024। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो इंडिया की जो रैंक रही है वो रैंक है सेकंड। इंडिया की रैंक है सेकंड। चलिए बात करते हैं इस चैम्पियनशिप के बारे में। बेसिकली इंडिया ने टोटल 43 मेडल्स जीते यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2024 में, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी 25 अप्रैल से 8 मई के बीच में। जो फर्स्ट रैंक आई है वो कजाकिस्तान की आई है 48 मेडल्स के साथ में, और इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड। इंडिया की जो मेडल टैली है वो कुछ इस प्रकार है। गोल्ड मेडल 12, सिल्वर मेडल 14 और ब्रॉन्ज मेडल 17। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द होस्ट सिटी फॉर द 37th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इन 2024? यानी कि किस शहर को एज अ होस्ट सिटी सेलेक्ट किया गया है फॉर 37th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2024? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। यानी कि न्यू दिल्ली को सिलेक्ट किया गया होस्ट सिटी फॉर 37th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2024 के लिए, ठीक है, न्यू दिल्ली को सिलेक्ट किया गया। और ये कांग्रेस कब होगा? ये शेड्यूल होगा 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। अब जो IGC है, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है, वो एक प्रेस्टिजियस, एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट एक जगह आके इकट्ठा होते हैं और वो अपनी रिसर्च और नॉलेज को आपस में शेयर करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ? तो HDFC लाइफ का चेयरमैन किसको चुना गया है? HDFC लाइफ का चेयरमैन KK मिस्त्री को चुना गया है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ KK मिस्त्री एज चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ। ठीक है, अब मिस्त्री के बारे में बात करें, मिस्त्री जो है वो डायरेक्टर हैं काफ़ी सारी मल्टीपल अदर कंपनीज़ के बोर्ड पर, और वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फेलो मेंबर हैं किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो HDFC लाइफ के नए चेयरमैन किसे चुना गया है? KK मिस्त्री को। एजेंडा 2063 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? एजेंडा 2063 हाल ही में खबरों में जो रहा वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन या वर्ल्ड बैंक? तो ये बेसिकली अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। देखिए दरअसल बात क्या है, जो अफ्रीकन यूनियन है उसके अंदर 55 मेंबर स्टेट आते हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है कि जो इज़राइल का जो मिलिट्री है उसका जो इनकर्सन, जो उसको रफ़ा के अंदर सदर्न गाज़ा में जो एंटर की है, उसका इन्होंने विरोध किया है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से इसको रोकने की मांग की है। अब जो अफ्रीकन यूनियन का जो एजेंडा 2063 था, ये बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ था 2013 में, और अगले 50 साल के लिए इन्होंने टारगेट क्या रखा था कि हम एक इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस और पीसफुल अफ्रीका डेवलप करेंगे। तो जब 2013 में 50 साल ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2063, यानी कि 2063 तक ये अफ्रीका को एक पीसफुल अफ्रीका, प्रॉस्परस अफ्रीका और एक इंटीग्रेटेड अफ्रीका बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे आज का सेशन ख़त्म हुआ। सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अंत तक सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।